नमस्कार, मैं जीवन कुमार शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज जगन्नाथपुर, कोल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं अपने स्टूडेंट को क्रीमिया युद्ध पार्ट 2 के बारे में बताता हूँ। मैंने पार्ट 2 क्रीमिया युद्ध के कारण के बारे में बताया था। आज मैं उसके स्वरूप एवं परिणाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में क्या आ सकते हैं, इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि क्रीमिया युद्ध के क्या कारण थे। तो इससे संबंधित परीक्षा प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। क्रीमिया युद्ध के स्वरूप एवं परिणाम की चर्चा करें, या ये भी पूछे जा सकते हैं क्रीमिया युद्ध के परिणामों को उल्लेखित करें, या क्रीमिया युद्ध के परिणाम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। इन सब प्रश्नों के उत्तर मैं क्रीमिया युद्ध पार्ट 2 के लेकर आया हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुने। यह महत्वपूर्ण ही टॉपिक है। क्रीमिया युद्ध 2 वर्षों तक चलता रहा, जिसमें अपार धन और व्यय हुआ। यानी कोई भी युद्ध होता है तो धन की अपार हानि होती ही है। इसके साथ करीब 5 लाख से अधिक आदमियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तुर्की, ब्रिटेन, फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेना भी रूस को परास्त नहीं कर सकी। फलतः रूस जब इतनी सेना से परास्त नहीं हुआ तो ये देश रूस से समझौते करने के इच्छुक हो गए। उधर रूस भी लंबे युद्ध से परेशान था और वह नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रिया तुर्की की तरफ से उसके विरुद्ध युद्ध में शामिल हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया की महत्वाकांक्षा बाल्कन क्षेत्र में थी। ऑस्ट्रिया की जो महत्वाकांक्षा थी वह बाल्कन क्षेत्र में थी। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों ने संधि का प्रस्ताव स्वीकार किया और 30 मार्च 1856 को पेरिस की संधि हुई। इस युद्ध के परिणाम के तौर पर इस संधि की निम्नलिखित शर्तें थी। क्या शर्त थी संधि के? देखिए, परिणाम के तौर पर ये सब संधियाँ हुई थी। तुर्की साम्राज्य की स्वतंत्रता को विविध राज्यों ने सामूहिक रूप से स्वीकृति किया। दोनों 2 नंबर में है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि तुर्की साम्राज्य की आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप न होगा। नंबर 3, काला सागर को युद्ध की दृष्टि से उदासीन माना गया और यह व्यवस्था की गई कि कोई भी राज्य वहां पर आने अपने जंगी जहाज़ों का बेड़ा न रख सके और न ही उसके तट पर युद्ध के लिए सामान जुटा सके। ये बात है गई। रूस को रोमानिया और सर्बिया पर अपनी रक्षा का अधिकार त्यागना पड़ा और इसके बदले में सभी राज्यों ने दोनों देशों की स्वतंत्रता को कायम रखने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। बसेरिया का प्रदेश मालडेविया रोमानिया को दे दिया गया। यह प्रदेश डेन्यूब नदी के मुहाने पर स्थित था। पहले रूस के अधिकार में थे। यह जो प्रदेश था पहले रूस के अधिकार में था। इस प्रकार इस संधि के लिए रूस बहुत अपमानजनक थी और इंग्लैंड को अपनी मंसूबों को पूर्ण सफलता मिली थी, क्योंकि रूस को अब पश्चिमी में नियंत्रण किया जा सकता था। क्रीमिया युद्ध के परिणाम में ये शर्त थी। परिणाम क्या? युद्ध की दृष्टि से क्रीमिया अनेक और निर्णायक और बेकार युद्ध था। पहली बात तो हम जानते थे कि यह अनिर्णायक और बेकार युद्ध। इसमें किसी को न तो तुर्की साम्राज्य को विघटन से बचाया जा सका और न रूस की साम्राज्यवादी मंसूबों को सदा के लिए नियंत्रण किया जा सका। यह दोनों ही कार्य नहीं हुआ। यह दोनों कार्य की आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए यह युद्ध किया गया था। तुर्की साम्राज्य की ईसाई प्रजा मुसलमानों के अत्याचार का शिकार होती थी और सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करती थी। ऊपरी तौर पर इसी स्थिति से बचने के लिए विजयी शक्तियों ने युद्ध लड़ा। इस प्रकार क्रीमिया युद्ध और पेरिस की संधि द्वारा न तो रूस की प्रसारवादी नीति पर अंकुश लगा और न यूरोप के मरीज को मरने से बचाया जा सकता। फलतः युद्ध अपने उद्देश्य को पूर्णतः असफल रहा। यानी युद्ध जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लड़ा गया था वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी थी।
इंग्लैंड अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा के लिए तुर्की साम्राज्य का बेहतर हानिकारक समझता था, इसलिए वह रूस की महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण लगाना चाहता था। लेकिन बाद में इंग्लैंड ने स्वीकार किया कि उसे के अथाह संपत्ति खर्च करने और 60,000 सैनिकों के मारे जाने के बावजूद उसके भारतीय साम्राज्य पर रूस का खतरा बना रहा। यानी जिस मंशे से इंग्लैंड इस युद्ध में दाखिल हुआ, उस मंशे को वह पूरी नहीं कर सका। क्रीमिया युद्ध से नेपोलियन तृतीय के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत लाभ हुए। उसके विरोधी उसके विजयी होने से चुप हो गए। उसने अपने को रोमन कैथोलिक चर्च के संरक्षण साबित किया। वह कैथोलिक प्रजा के प्रिय सम्राट बन गया और उसकी गलती खास पुनः जम गई। गलती की जो साख थी वह पुनः जम गई। लेकिन इस लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए उसने हजारों सैनिकों की बलि चढ़ाई और अपार धन व्यय करना पड़ा। इस प्रकार नेपोलियन जो था अपनी मंसूबा में कुछ हद तक इस देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। इसके अलावा इस युद्ध ने नेपोलियन तृतीय की महत्वाकांक्षा बढ़ाई। इसके चलते वह 1859 ईस्वी में इटली, 1862 से 1867 ईस्वी तक मैक्सिको तथा 1870 से फ्रांस के युद्धों में फंस गया, जिससे अंततः उसका पतन हो। यानी कि नेपोलियन तृतीय जिस महत्वाकांक्षा से यह कार्य किया, वह अंततः उसके पतन का कारण बनी। सार्डिनिया ही एकमात्र युद्धरत देश था जिसे क्रीमिया युद्ध से लाभ हुआ। सार्डिनिया ही एकमात्र एक ऐसा था जो क्रीमिया युद्ध से लाभ हुआ। युद्ध में शामिल होकर सार्डिनिया ने नेपोलियन तृतीय और इंग्लैंड की सहानुभूति अर्जित की। उसे पेरिस की संधि के दौरान अपनी बात कहने का मौका मिला। चूँकि ऑस्ट्रिया रूस की सहानुभूति खो चुका था, अतः फ्रांसीसी मदद से इटली ने जब एकीकरण के लिए युद्ध छेड़ा तो रूस को चुप्पी साध ली और इसी के परिणाम स्वरूप अंततः इटली का एकीकरण संभव हो सका। यानी कि सार्डिनिया इसके फ़ायदा उठाया और इटली की एकीकरण इसका कारण बना। ऑस्ट्रिया ने जो खोया उसे पर्सा ने पाया। पर्सा की वास्तविक तटस्थता को रूस ने दोस्ताना व्यवहार के रूप में देखा। यह दो पड़ोसियों के बीच अत्यंत मधुर संबंध स्थापित होने से का आरंभ था। इसके आधार पर ही 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया पर्सा से युद्ध में पर्सा के जार का महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त कर जर्मनी का एकीकरण लगभग पूरा कर लिया। लेकिन साथ ही क्रीमिया युद्ध के कुछ दूरगामी परिणाम हुए। इसने 1815 ईस्वी की वियना व्यवस्था की नींव को हिला दिया। 1815 से 1848 ईस्वी तक मेटरनिख ने अत्यधिक सावधानीपूर्वक इन प्रावधानों की रक्षा की थी तथा इस कार्य के लिए रूस उसको भरपूर सहायता मिली थी। ये रूसी और ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य ही थे जो इस काल में व्यक्तिगत को बनाए रखने में दृढ़ समर्थक थे। ये तो बात थी। क्रीमिया युद्ध के बाद परिवर्तन का विरोध करने वाली शक्तियाँ बहुत कमज़ोर पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया रूस की सहानुभूति खो चुका था। यानी इस युद्ध के बाद जो ऑस्ट्रेलिया थी यह युद्ध में उसकी सहानुभूति खो चुका था। जब इटली और जर्मनी का एकीकरण शुरू हुआ तो रूस ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एकीकरण में मदद किया था। रूस उदारवादी पश्चिमी देशों से पराजित होकर घोर अपमानित हुआ। रूस से विद्रोह होने लगे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नए जार अलेक्जेंडर ने समय की मांग को स्वीकार कर लिया। सुधार लाने की तरीकों जैसे कृषक दासों को उन्मुक्ति,
शासन व्यवस्था का आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण इत्यादि को लागू किया ताकि रूस एक आधुनिक साम्राज्य बन सके। अब मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ कि कुछ ऐसी बात थी जो बताना बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे स्टूडेंट बड़े महत्वपूर्ण से सुन रहे होंगे। तो इस युद्ध से रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं का भी जन्म हुआ, यानी क्रीमिया युद्ध से रेड क्रॉस की संस्थाओं का जन्म इसके एक परिणाम में से एक थे। युद्ध की विभीषिका ने सहृदय व्यक्तियों को मानवता के नाम से ललकारा, जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने घायल सैनिकों की सेवा की। यह पहला युद्ध था जिसमें महिलाओं ने युद्ध सैनिक नर्सों के रूप में प्रतिष्ठित स्थान पाया। यह पहला युद्ध था जिसमें तार छापेखाना ने घटनाक्रम पर कोई असर डाला। यह पहला युद्ध था जिसमें पूरा लेखा जोखा संवाददाताओं के द्वारा अखबारों में प्रस्तुत किया गया। यह पहला युद्ध था जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ एक पक्ष की ओर से लड़े, क्योंकि वे समझते थे कि पूर्वी भूमध्य सागर में उनके हितों को रूस से खतरा है। इतना सब होने के बावजूद भी वो रूस को नहीं हरा पाए और रूस अपनी स्थिति में तटस्थ रहा। एकमात्र देश सार्डिनिया ही थी जिसको इस क्रीमिया युद्ध से उसे कुछ हद तक लाभ अर्जित हो सका। तो मैं इतना ही कहूँगा कि यह परिणाम जो था, इसके परिणाम में यह इंग्लैंड और रूस की परस्पर विरोधी जो बातें थी, ये जो नीचे की मैंने 4-5 लाइनें लिख चुकी है, ये सब फ़ायदा हुआ। जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई, व्यक्तिगत विभीषिका को सहृदय को नाम से जाना जाने लगा, ये सब बात हुई थी। इन सब बातों को देखकर हम यह कह सकते हैं कि क्रीमिया युद्ध के ये निम्नलिखित परिणाम साबित हुए। तो आज के लिए इतना ही, आज मैं इतना ही कहूँगा।